तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। कैसे हैं तो आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे परमाणु अप्रसार संधि के बारे में। परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसका मकसद है पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना तथा परमाणु परीक्षण को भी रोकना। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्र जैसे हैं जहाँ से इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 1968 से। इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र था फिनलैंड। मतलब इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर फिनलैंड ने किया था, फिनलैंड। और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1968 से हुई थी। अगर वर्तमान में उस समय देखा जाए तो परमाणु शक्ति चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, यूएस के पास थी। ये 5 शक्तियां परमाणु शक्ति को बढ़ावा देना चाहती हैं, परमाणु अप्रसार शक्ति को बढ़ावा देना चाहती हैं। लेकिन एक अमेरिका पत्रिका के अनुसार सर्वे हुआ जिसमें यूएसए और रसिया ने मिलकर 85% परीक्षण किए हैं, जिसमें से 1945 से लेकर 1992 तक 1054 परीक्षण अमेरिका द्वारा किया गया है और 1949 से लेकर 1990 तक 715 परीक्षण रसिया द्वारा किया गया था। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, जिसमें से कुछ इधर नीचे दिए गए हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटेन के नाम से भी आप जानते हैं, 1952 से लेकर 1991 तक 45 परीक्षण। फ्रांस 1960 से लेकर 1996 तक 210 परीक्षण और चीन 1964 से 1996 तक 45 परीक्षण। भारत यहीं पे 1974 में अपना पहला परीक्षण किया था पोखरण में, 1974 से 1996 6 परीक्षण। और उत्तरी कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच 6 परीक्षण किए। इजराइल और ईरान अप्रमाणित हैं क्योंकि इनके बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है कि इन लोगों ने कितने परमाणु परीक्षण किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने अपना सबसे पहला परीक्षण मास्को के रेगिस्तान अलगार्दो, मतलब मास्को में एक रेगिस्तान है जिसे अलगार्दो रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे किया था, वहाँ पर किया। उसके बाद 18 मई 1974 को पोखरण में भारत द्वारा परीक्षण किया गया, भारत द्वारा पहला परीक्षण किया गया, भारत द्वारा पहला परीक्षण किया गया। और इसी के साथ परमाणु युग की शुरुआत हुई। सभी देशों को में परमाणु परीक्षण को लेकर जिससे एक होड़ समझ गया। फिर 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने जब अपना परीक्षण किया था, मतलब किया, तो उसके बाद तो और ही हो गया, जैसे कि एक होड़ आ गया। सब लोग जैसे परमाणु हथियार निर्माण करने पे ही लग गए। और इसके बाद क्या होता है कि जो अलगार्दो था, अलगार्दो अमेरिका द्वारा पहला परीक्षण किया गया था मास्को के रेगिस्तान में, उसके 1969 मतलब 69 वर्ष पूरे होते परमाणु परीक्षणों की संख्या उसकी जो हो गई थी 2084, मतलब नियर अबाउट 69 वर्ष बाद अमेरिका की जो परमाणु परीक्षणों की संख्या है वो कितना हो गया था, 2084 हो गया था। इसमें आप लोगों को एक नोट है, देख लेना चाहिए। नोट में क्या है, 6 जनवरी 2016 को उत्तरी कोरिया ने अपना पहला परीक्षण हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया था। इसके पहले उत्तरी कोरिया ने
ने 3 परीक्षण कर लिया था, जो 2006 में, 2009 व 2013 परमाणु परीक्षण कर चुका है। यह हाइड्रोजन बम का छठा न्यूक्लियर परीक्षण था, मतलब उसके द्वारा यह हाइड्रोजन बम का छठा न्यूक्लियर परीक्षण था। उसके बाद आगे हम चलते हैं, विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या देख लेते हैं। विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या अगर 2017 के अनुसार देखा जाए, 2017 के अनुसार, तो पूरे विश्व में एक सिप्री रिपोर्ट के अनुसार, कुल जितने देश हैं परमाणु हथियारों से ले, उनके पास कितने परमाणु हैं। तो अगर यूएसए के पास 7,000, वही रसिया के पास 7,290, ब्रिटेन के पास 215, फ्रांस के पास 300 और चाइना 260, चाइना के पास 260 है। और इंडिया को देखा जाए तो इस 2017 के अनुसार 120 हैं, 120 परमाणु हथियार हैं। पाक के पास 130 है, कोरिया के पास 10 हैं और इजराइल के पास 80 हैं। ये बायोडाटा है 2017 के अनुसार। एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है सिप्री, जिसके अनुसार भारत के पास 150 परमाणु हथियार और पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार है। 15 जनवरी 2020 का ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार। आप देखना चाहेंगे इसमें पाकिस्तान 130 और इंडिया 120, मतलब पाकिस्तान को कुछ और काम नहीं आता है, मतलब बस सिर्फ परमाणु हथियार को बढ़ाना होता। हाँ, उसके पास पैसे बहुत हैं, बाकी और किस, अगर वो अपने यहाँ के एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता है। और उसका कहना सीधे ही है कि हमें भविष्य में खतरा किसी और देश से नहीं, इंडिया से ही है। जैसे कि अगर माना जाए जब जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु हथियार डाला था 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में, तो उसके बाद रसिया को किससे भय होने लगा? संयुक्त राष्ट्र संघ को, मतलब सॉरी, रसिया को अमेरिका से। इसलिए उसने परमाणु हथियार का निर्माण किया। और उसके बाद भारत हथियार निर्माण करने का एक क्या है वजह? चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना की गतिविधियां कुछ अच्छी नहीं है। वो परमाणु हथियार का निर्माण किए जा रहा है। और ऐसा एक बार भारत चीन के बीच युद्ध हो भी चुका है, जिसकी वजह से भारत को हथियार का निर्माण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को एक बात और जान लेनी चाहिए कि 1945 के आरंभ में जो अमेरिका था, उसके पास केवल 2 परमाणु हथियार थे, जिनका प्रयोग वह हिरोशिमा और नागासाकी पर कर चुका था। उसके बाद उसके भंडार में कोई, मतलब उसका भंडार जो है खाली हो चुका था। उसके 4 वर्षों तक यह जानकारी सिर्फ अमेरिका के पास थी। उसके बाद यह संयुक्त राष्ट्र मतलब सोवियत संघ के पास चला गया। फिर 1952 में जो सोवियत संघ ने अपना पहला हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और 1951 में अमेरिका ने किया था।
वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितने भी परमाणु हथियार हैं उपलब्ध हैं उनसे एक साथ 240 अरब लोगों को मारा जा सकता है, जबकि इस समय पूरे विश्व की जनसंख्या 6.82 अरब है। प्रेजेंट टाइम में 8 दशमलव समथिंग कुछ है। और इन अस्त्रों से दूसरे विश्व युद्ध की तरह पूरे 5000 युद्ध लड़े जा सकते हैं। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसकी तरह 5000 युद्ध लड़े जा सकते हैं वर्तमान में जितने हथियार हैं। सोचिए क्या होगा जब नागासाकी हिरोशिमा पर 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। तो इतना पूरा हाल तो कि मतलब उसमें 7 लाख 7.5 लाख के ऊपर लोग मरे थे। सोचिए अगर इस बार अगर ऐसा हो, अगर सोचिए कि इसका सिर्फ 25% ही जो परमाणु हथियार छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी का क्या होगा पता नहीं चलेगा। लगता है वो सोलर सिस्टम से ही गायब हो जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि हर देश चाहता है शांति। और उसके बाद हम देखते हैं परमाणु हथियारों के प्रसार का अभिप्राय क्या है। एक ऊर्ध्वाधर प्रसार होता है, एक क्षैतिज प्रसार होता है। ऊर्ध्वाधर प्रसार में क्या होता है कि जब कोई परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र खुद अपनी क्षमता को बढ़ाता है, मतलब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र खुद अपनी सेल्फ पावर इंक्रीज करता है, मतलब खुद का पावर बढ़ाता है, तो उसे ऊर्ध्वाधर प्रसार कहा जाता है। वही क्षैतिज प्रसार में क्या होता है कि जो परमाणु संपन्न राष्ट्र होता है वो दूसरे परमाणु संपन्न राष्ट्र को, मतलब शक्ति संपन्न राष्ट्रों को उसके प्रसार में सहयोग करता है। जैसे अगर मान लिया जाए अमेरिका और इंडिया को ले लिया जाए, तो अमेरिका द्वारा इंडिया को यूरेनियम दिया जाता है। उससे उम्मीद की जाती है कि उसका वह परमाणु में प्रयोग ना करे, पर ऐसा होता नहीं है। वहाँ से आने के बाद कुछ चीज़ें तो नाभ के रिएक्टर में चला जाता है बिजली उत्पादन में, और बाकी कुछ बचता है तो परमाणु बम बनाने के काम में आता है। अब परमाणु हथियार प्राप्त करने के कारण क्या होते हैं। पहला चीज किससे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष का प्रतीक है, मतलब प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा बनाए रखना चाहता है, जिसके लिए उसे परमाणु हथियारों की आवश्यकता है। सीधी सी बात है, अगर आप अपने पड़ोसी को ले लें और खुद को, तो अगर आपका पड़ोसी, मतलब आप पड़ोसी से नहीं पट रहा है आपको, या पट रहा है लेकिन कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, तो उससे हमेशा तन्मय रहने के कारण अगर वो ताकतवर होगा तो कॉमन सी बात है कि आपके ऊपर वो प्रभावित होगा। अगर वो ताकत होगा तो उसको देख के आपको भी ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ताकतवर नहीं बढ़ेंगे तो आपके ऊपर प्रभावी होगा। उसी को लेकर जैसे इंडिया को परमाणु बम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब चाइना ने अपने परमाणु हथियारों का विकास करना शुरू किया तो वह क्या हुआ कि इंडिया को भी करना हुआ, क्योंकि शायद डेट क्लियर नहीं है, 1964 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मतलब परमाणु बम का प्रयोग नहीं हुआ कॉमनली, लेकिन ये भविष्य की बात है, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय इंडिया हार गया था। रीजन यह था कि उस समय जो हमारी मिलिट्री थी, हमारा डिफेंस सिस्टम था, उतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था। और यहाँ पे मतलब यह मतलब संधि हुई थी कि एक देश मतलब दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करेंगे और उनके आंतरिक मामलों में कोई नहीं करेंगे। तो ऐसा होने का मेन कारण हुआ था कि जब चाइना ने वो तिब्बत है ना, तो उस पर अटैक किया, तो वहाँ का कोई शायद क्लियर नहीं है, कोई बाबा वाबा होते हैं ना, जैसे कि हम लोग के बाबा होते हैं, तो वहाँ के कोई धर्मगुरु थे, तो वो इंडिया चले आए। तो इंडिया में क्या होता है, कोई भी आता है उसको शरण दिया जाता है।
तो इंडिया चले आए तो उनकी सुरक्षा क्या, इसी बात को लेकर चाइना ने भारत पे आक्रमण किया था, और इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। उसके बाद तब से हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने में की कोशिश हो रही है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है परमाणु परीक्षण की विभिन्न विधियां, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं पीटीबीटी, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको मतलब स्टार्ट किया गया था 5 अगस्त 1963 से स्टार्ट किया गया था, और यह प्रभावित कब हुआ, इफेक्टिव 10 अक्टूबर 1963 से यह प्रभावित हो गया। इसमें क्या था कि आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं। भूमिगत परीक्षण के अलावा मतलब आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई परीक्षण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप जमीन पे परीक्षण कर सकते हैं। ये जो पीटीबीटी था मतलब आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के नाम से जिसे जाना जाता है। अब उसके बाद दूसरा है एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हम शुरू में आपको बताएं। सब मतलब प्लोरिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे है ट्रीटी ऑन द नॉन प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, परमाणु अप्रसार संधि। इसके अंतर्गत मतलब केवल 5 महाशक्तियाँ, मतलब जो चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और यूएसए, जहाँ पे यहाँ पे दिया ना चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, यूएसए, ये मतलब सिर्फ अपने आप को ही क्या करना चाहती है, परमाणु संपन्न रखना चाहती है। इसके बाद बाकी जितने भी कंट्री हैं सब पे बैन लगा देना चाहती हैं, मतलब इस टेक्नोलॉजी का विकास ना हो, सिर्फ अपने आप को बढ़ाना चाहती हैं। और इसी बात को लेके भारत जो है एनपीटी और सीटीबीटी पे अपने हस्ताक्षर नहीं करता है, क्योंकि उसका पड़ोसी जो है चाइना वो ताकतवर होता जा रहा है। अगर भारत इस पे हस्ताक्षर करेगा तो क्या होगा, इन सबसे मुख्य इन सब का निर्माण नहीं कर पाएगा। वो सीधे कहता है मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ से हमें सुरक्षा उपलब्ध कराइए, हम इस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। और पहली बात कि जो ट्रीटी ऑन द नॉन प्लोरिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स है, परमाणु प्रसार संधि, ये इसका सही मतलब इसको मानता ही नहीं। ये निस्त्रीकरण को मानता है। वो चाहता है कि परमाणु अस्त्रों को एकदम खत्म कर दिया जाए हमेशा के लिए। जिस पे साइन हुआ था क्या, 9 जुलाई 1968, मतलब साइन को हुआ था मतलब 1 जुलाई 1968 को, और इफेक्टिव का हुआ 5 मार्च 1970 से। उसके बाद आता है सीटीबीसी, कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको हम इसका हर एक टॉपिक का विस्तार रूप से पढ़ाएंगे और बताएंगे इसको कि क्या होता है, ठीक है। इसको ये संधि हुआ था 24 सितंबर 1996। इसके अंतर्गत मतलब इसका क्या कार्य था के अंतर्गत न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के अंतर्गत, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है के अंतर्गत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ कंट्री हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया को ले लिया जाए, और ईरान को आप देख रहे हैं, हमें हाल में इस चर्चा में हमेशा रहता है। ये सब लगे हैं अपना बनाने के चक्कर में। अब उसके बाद हम एक और देख लेते हैं, MTCR क्या है, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिन देशों के पास यह टेक्नोलॉजी है जिन देशों के पास यह टेक्नोलॉजी है उनसे समझौते में सिर्फ यही कहा गया है कि यह तकनीक
किसी और देश को ना दिया जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए आतंकवादियों के हाथ में चला जाता है तो क्या करेंगे, इसका विकास करेंगे और इसी से सभी जाकर आक्रमण करना शुरू करेंगे। पाकिस्तान को ही ले लीजिए, अपने बगल में है, जो हमेशा खुन्नस पे रहता है, हमेशा बम फोड़ने के चक्कर में रहता है, लेकिन इस बार उसकी तो बच गई। इस संस्था की स्थापना 1987 में हुई थी, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन, अमेरिका इसके सदस्य थे। जिस समय यह बना था उस समय कुल 34 सदस्य, और चीन इसका सदस्य नहीं है। आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि जो ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन MTCR, इसका सदस्य चाइना नहीं है। 2000 मतलब कि चाइना ने एक बार 2004 में आवेदन किया था, लेकिन इसको सदस्य नहीं मिली, या कहा जाए तो नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, परमाणु आपूर्ति करता। इसके बाद हमारी एक हेडिंग है एनर्जी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी इसका बहुत सा भाग बचा हुआ है, तो ये भाग 1 है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट में इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो आप अपना राय इस पर दीजिएगा। देखिए हम भी अभी थोड़े नए हैं, जैसे कि अगर वो क्लास में बोलना और क्लास पढ़ाना, ऑफलाइन तो हम पढ़ाए हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ाने में और यहाँ पढ़ाने में थोड़ा सा हमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जिससे कुछ गलतियाँ हो तो उसको माफ़ कीजिएगा। जैसे जैसे आगे चलता रह जाएगा वैसे वैसे गलतियों में सुधार होता जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।